हेलो एवरीवन। तो जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल एग्ज़ाम जो है अपडेट वगैरह रिलीज़ हो गया है। तो इसका प्रीवियस ईयर का पेपर यानी पेपर 3 का जो जनरल साइंस वाला क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। ये जनरल साइंस पीवाईक्यू है सारा। तो इसको अगर आप देखिएगा इस वीडियो को तो आपको जो है सो बहुत बढ़िया इससे समझ में आ जाएगा एग्जामिनर का माइंडसेट कि पेपर किस लेवल पे सेट होता है, आपको किस लेवल पे अपना तैयारी करने का ज़रूरत है। क्योंकि इतना समझ लीजिए कि भाई 1,40,000 से ज़्यादा आदमी क्वालिफाई हो गया है फिजिकल टेस्ट में, और उसके बाद इतना सारा लोग रिटर्न देने के लिए जाएगा, है ना। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है नहीं। तो इस पेपर को आप हल्के में मत लीजिएगा। पेपर 3 से आपका मेरिट डिसाइड होने वाला है। इसमें जनरल साइंस से आपका टोटल 20 सवाल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 20 सवाल का डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद ये वीडियो अगर आप लोगों को ठीक लगेगा तो हम लोग इंडिया जीके, झारखंड जीके ये सब भी कर लेंगे। उसके बाद बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ये काम का रहने वाला है। पहला सवाल जो आपको दिख रहा है वो क्या है कि कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के समय में। तो फोटो से आपको सीधा सीधा दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। फोटो का मतलब होता है क्या? लाइट होता है, ठीक है। फोटो का मतलब होगा लाइट, ठीक है। तो रोशनी यानी कि सूरज की किरणों में जो काम होता है, तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के समय में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सनलाइट पड़ता है आपके हरा पत्ता के ऊपर, और ये जो हरा पत्ता है ये फिर पौधे का खाना बनाता है यानी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कैसे? ये फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज का, ठीक है। और ये होता कहाँ पर है? ये होता है आपके पौधे में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सेल्स होता है उसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट ये नाम आपको याद रखना है। इसके लिए ज़रूरत क्या चीज़ का रहेगा? तो आपका सूरज की रोशनी का रहेगा, प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत रहेगा, और आपका पानी का भी आवश्यकता रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। साथ में छोटा छोटा मध्यम मध्यम नोट्स इसका बनाते चलिए, तो आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप नोट्स वगैरह करते रहिए, साथ में बनाते रहिए। और आपको इसका जो क्वेश्चन का पीडीएफ है वो तो टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसका लिंक पहला कमेंट में दिया हुआ है। उसके साथ में आप ये भी चीज़ समझिए कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल में ही ये सारा फोटोसिंथेसिस का काम होता है। और क्लोरोफिल के सेंटर में मौजूद होता है मैग्नीशियम मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल होता है जिस मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम रहता है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आया है जेएसएससी का और एसएससी का। एक फेवरेट सवाल है कि क्लोरोफिल में कौन सा आपको एलिमेंट मिलेगा? तो मैग्नीशियम मिलेगा। मैग्नीशियम को हम लोग दिखाते हैं Mg से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने का ज़रूरत है, ठीक है। तो Mg मैग्नीशियम याद रखिएगा, ये आपको क्लोरोफिल से याद करना है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ कि ऑक्सीजन जो होता है ना, ये कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये पानी के H2O के मॉलिक्यूल से प्राप्त करता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। एक सवाल आपसे और पूछेगा, ठीक है, बहुत अगर एग्जामिनर को आपको परेशान करने का मन कर गया तो क्या पूछेगा ना कि कौन सा रोशनी, तो लाल रंग का जो रोशनी होता है ना, लाल कलर का रेड लाइट जो है सबसे बढ़िया रहता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ इतना आप ध्यान में रखिएगा तो बहुत बढ़िया आपका चलेगा तैयारी, ठीक है। तो आप ऐसे देख लिए कि सिर्फ सवाल और जवाब बता के हम निकल नहीं जाते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन भी देके चलते हैं, जिसका अगर आप नोट मेकिंग करिएगा तो एग्जाम में बहुत बढ़िया आपको रिटर्न इससे मिलने वाला है, ठीक ना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा नोट्स लेकर चलिएगा, नहीं तो यही वीडियो को 2-3 बार अगर भगा के आप देख लेंगे एग्जाम से पहले तो आपका बहुत भला हो जाएगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन यहाँ से भिड़ने वाला है, आप इसका निश्चिंत रहिए इसको लेकर के। अगला सवाल जो है, अगला सवाल क्या है? स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है ये कौन बनाए हैं? कौन भाई साहब हैं जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो है बनाए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बनाया है, ये व्यक्ति कब बनाया है? 1796, 1796 में। ये साल भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जोहान्स सॉल्क या योहान सॉल्क, ये वाला क्वेश्चन भी बार बार एसएससी का जेएसएससी का आपका फेवरेट है। तो ये है पोलियो वैक्सीन के लिए इनको जाना जाता है। तो ये पोलियो का वैक्सीन बनाए हैं। और ये जो है हैफकिन, ठीक है। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हैफकिन या हॉफकिन याद रखिएगा। तो हैफकिन जो है ये बनाए हैं क्या? ये आपका बनाए हैं कोलेरा और प्लाग का वैक्सीन बनाने के लिए जाने जाते हैं। और ये वाला जो वैक्सीन है ये इंडिया में ही काम करते हुए बनाए थे, तो इसका काम आने का भी चांसेस बन जाता है। डार्विन को किसके लिए जाना जाता है? तो इसको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए जाना जाता है, ठीक है। इवोल्यूशन के थ्योरी के लिए जाना जाता है डार्विन को। तो ये नोट्स भी अपना नोट्स में इसको ऐड कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है कुछ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला चीज़ पूछ रहा है, ठीक ना। तो पूछ का रहा है कि इसमें से किसको ना गर्म मार दीजिएगा, गर्मी दे दीजिएगा, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में POP में बदल जाएगा। एकदम एनसीईआरटी से लिया हुआ उठाया हुआ सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम, ठीक है। जिप्सम को जब गर्म करते हैं तब वो बनता है कुछ ही, ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जिप्सम का अगर हम फॉर्मूला का बात करेंगे तो ये होता है का CaSO4 डॉट 2H2O,
ठीक है। ई होता है इसका फॉर्मूला जिप्सम का। इसको जब आप क्या करिएगा, गर्म मारिएगा, ऐसे तिकोना बना देने से क्या होता है कि समझ में आता है कि यहाँ पर गर्मी दिया जा रहा है इस चीज़ को। जब इसको आप गर्मी मारिएगा तो ये क्या बनेगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, आधा H2O, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट में बदल जाएगा। ठीक है, हेमी हाइड्रेट में बदल जाएगा। और यही क्या होता है, यही जो पूरा चीजवा है ना, ये पूरा चीजवा का है, ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो एक सवाल आपसे और क्या पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी का कितना मॉलिक्यूल रहता है, तो पानी का आधा मॉलिक्यूल रहता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये वाला पूरा इक्वेशन को। उसके साथ में आपको क्या याद रखना है जी, तो वॉशिंग सोडा है, ठीक है ना, वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा के बारे में भी समझ लीजिए कि वॉशिंग सोडा जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है Na2CO, पेन में काम करना बंद कर देगा सही समय में, Na2CO3 डॉट 10H2O ये रहेगा। ठीक है, ये है आपका क्या, तो ये है आपका वॉशिंग सोडा है, इसको भी लिखिए अपना कॉपी में। उसके साथ में बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो ये है NaHCO3, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसको भी जब हीट मारिएगा, गर्म करिएगा ना, तो क्या बन जाएगा Na2CO3, ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट में बदल जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट, बाई का है हाइड्रोजन की वजह से लगता है। जिप्सम का पूरा कुंडली हम लोग देख ही लिए। और ग्रेनाइट का होता है, ग्रेनाइट कुछ ना होता है, एगो पत्थर रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको ज़्यादा लोड लेने का बात नहीं है। ये क्या होता है, एक तरह का इग्नियस पत्थर होता है, इग्नियस रॉक होता है। इग्नियस रॉक कैसा रॉक होता है, जो डायरेक्ट धरती के अंदर से जो मैग्मा लावा होता है वो जब आके ऊपर में जम जाता है तब जो पत्थर में तब्दील होता है उसको हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, अच्छा POP जो है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका इस्तेमाल कुछ के लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल होता है सबसे पहले मूर्ति वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके साथ में कास्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। कास्ट कौन चीज़, जाति वाला कास्ट नहीं जी, जाति वाला कास्ट नहीं, कास्ट होता है एक तरह समझिए सांचा बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और जो आपका हाथ गोड़ टूट जाता है ना, तो उसमें जो प्लास्टर लगता है, जो सांचा बनता है, वो भी इसी से यूज़ किया जाता है। उसके बाद बहुत लोग क्या है, इसका वॉल पुट्टी इस सब में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपका क्या बोल सकते हैं आप, दीवार वगैरह में भी इसको चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सब यूज़ भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जाने से पहले अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है अपना तैयारी के लिए, तो एक्साइज कांस्टेबल और फील्ड वर्कर दोनों का बिल्कुल सेम सिलेबस, सेम पैटर्न और सेम लेवल है। दोनों 10th लेवल का एग्जाम है, तो उसके लिए एक सिंगल टेस्ट सीरीज है, प्रतिभा टेस्ट सीरीज। इसमें आपको टोटल 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। अभी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है एग्जाम क्लस्टर ऐप में। इसका लिंक पहले कमेंट में है, और ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके भी इस टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ सकते हैं। प्राइस बहुत ही रीजनेबल रखा गया है। अगर आपका डिमांड अच्छा रहता है तो हम लोग 10 के जगह इसमें 5 टेस्ट और ऐड करके 15 टेस्ट भी कर देंगे, और पहला टेस्ट फ्री है। ठीक है, टेस्ट नंबर 1 सबके लिए फ्री है, इसके लिए आपको कोई प्राइस पे नहीं करना। तो एक बार एग्जाम क्लस्टर ऐप में जाइए, पहला टेस्ट देकर देखिए, क्वालिटी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स द्वारा बनाया गया है। एग्जाम का जो रेलेवेंट सवाल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टफ सवाल, सिर्फ ईजी सवाल, रेलेवेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, वैसा सवालों को डाला गया है। सोल्यूशन वगैरह सब इंक्लूड रहेगा, और एरर मिनिमाइज रहेगा, बहुत ही कम एरर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो अभी व्हाट्सएप मैसेज करिए, या फिर एग्जाम क्लस्टर ऐप का नीचे लिंक लगा है, वहां पर पेड टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन में जाएगा तो प्रतिभा टेस्ट सीरीज इस नाम से आपको एक टेस्ट सीरीज दिखेगा। ठीक है, वहां पे 3-4 टेस्ट अभी डाला हुआ है, धीरे धीरे करके सारा टेस्ट आपके एग्जाम से पहले अपडेट हो जाएगा। और अगर आपका डिमांड रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो 10 के अलावा यहाँ पे 15 टेस्ट भी हम लोग डलवा देंगे, 20 भी डाल सकते हैं, फ्यूचर में डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आप लोग का डिमांड रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ टेस्ट सीरीज का जानकारी मिल गया। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ और अगला सवाल की तरफ देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है भाई, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में पूछ रहा है। नाइट ब्लाइंडनेस कौन चीज़ का कमी से होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस बहुत बार आप लोग रटे होंगे कि विटामिन ए, इसको ज़्यादा नहीं खाइएगा तो आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यानी रतौंधी नाम का बीमारी हो जाएगा। ठीक है, अब विटामिन ए का जो केमिकल नेम है ये है रेटिनॉल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके साथ में और क्या रखना है, इसका सोर्सेस भी याद रखना है। ठीक है, काची में मिलेगा आपको, गाजर वगैरह में मिलेगा, कैरेट में मिलेगा। ठीक है, उसके साथ पालक में मिलेगा, स्पिनच में मिलेगा, और काची में मिलेगा। तो दूध वाला जो पदार्थ होता है ना, डेयरी, इस सब में आपको विटामिन ए का सोर्स रहता है। ठीक है, तो दूध वगैरह बढ़िया से पीजिए, नहीं तो रात में सूझना बंद हो जाएगा, तो अलग दिक्कत हो जाएगा। ठीक ना, उसके साथ में विटामिन सी, अभी बोले बी को कहीं स्किप करें महाराज, तो बी का पूरा परिवार होता है। ठीक है, उप परिवार को भी हम लोग देखेंगे, पहले ये सब देख लीजिए। विटामिन सी की कमी से आपको एक बीमारी होता है जो होता है स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी जो आपको क्या चीज़ मिलेगा, नींबू वगैरह में मिल जाएगा, यानी कि रसदार जो फल होता है उसके अंदर मिलेगा। विटामिन डी की कमी से आपको क्या होता है, रिकेट नाम का बीमारी होता है। ठीक है, और इस एक और चीज़ होता है ऑस्टियोमलाकिया। ठीक है, ऑस्टियोमलाकिया
ला किया। अब ये सब हमको फालतू लंबा लंबा वर्ड लिखने का शौक नहीं है, ये सारा चीज़ जीएसएससी में पहले अलग अलग सवाल एग्जामों में आया चुका है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा में लिख दे रहे हैं। नहीं तो आप बोलेंगे कि ना ये तो मेरा किताबों में था नहीं, फालतू में लिख रहे हैं, तो हम नहीं लिखेंगे। ये सब आपको लिख लेना अपना नोट्सों में, नहीं लिखिएगा तो फिर दूसरा लोग पीछे रह जाइएगा, फिर आप बोलिएगा कि नहीं जो है सो बड़ी क्वेश्चन टफ आता है, तो ऐसा आता वैसा आता, एजेंसी खराब है, फलना ढीकना करते रहिए। वो सब करने से नहीं ना होगा, पढ़ के तैयारी करके बढ़िया से जाना पड़ता है। अब आते हैं विटामिन बी वाला पूरा जो इसका खानदान है, खानदान को अभी हम लोग खोल के इसका सब गोटिया पाटीदार सब समझते हैं, ठीक है। तो विटामिन बी में आपके आता है, सबसे पहले आएगा B1, ठीक है। B1 इसको क्या कहेंगे, थायामीन, ठीक, थायामीन। अब इकरो मत बोलिएगा कि ना इसको हिंदी में लिखिए थायामीन, हिंदी में कौची लिखे जी थायामीन, थायामीन तो थायमीन में रहेगा, इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए। इसका कमी अगर हो गया ना तो ये होगा आपको बेरी बेरी नाम का बीमारी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B2, ठीक है, B2 इसको क्या कहेंगे, रिबोफ्लाविन। ये भी आ चुका है, 100 बार आया होगा ये सवाल रिबोफ्लाविन वाला, ठीक है। तो ये रिबोफ्लाविन होता है, इससे आपको क्या होगा, चेइलोसिस, ठीक है। अब ई वाला जो हम लिख रहे हैं ई भी आया हुआ सवाल है, ठीक है। ये सब तो बढ़िया से हाईलाइट करके डालिएगा, स्टार और मार के एकदम सजा सजा के लाल पेन से लिखिएगा तब याद रहेगा, ठीक है। ये है B3 का होता है, B3 होता है नया सीन, नया नया सीन हो जाता है तब B3 हो जाता है, ठीक है। B3 इसका कमी से आपको एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं पेलाग्रा, पेलाग्रा पेलाग्रा जो बोलना बोलिए, याद रहना चाहिए खाली एग्जाम में, ठीक है। वहाँ प्रोनाउंसिएशन करने आएगा नहीं। पेलाग्रा में एक फेमस सिम्टम होता है 3D का, 3D का होता है तो 3 गो D हो जाएगा आपको, कार्ड 3 गो D हो जाएगा। तो पहला D से होगा आपको डर्माटाइटिस, ठीक है। डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस क्या होता है, डर्माटोलॉजिस्ट जिनका बाल उल झड़ रहा होगा उनको पता होगा, डर्माटोलॉजिस्ट का होता है चमड़ा का डॉक्टर होता है। तो डर्माटाइटिस बीमारी होगा यानी कि चमड़ा में इश्यू हो जाएगा, स्किन खराब होने लगेगा, समझे। लड़के लोग को दिक्कत हो जाएगा, चमक उमक कम हो जाएगा, ठीक है, बाल उल झड़ने लगेगा। डायरिया, दूसरा डी का मतलब हो गया डायरिया। डायरिया मैंने कहा एकर में चमड़ा खराब हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, एकर में साला पेटे खराब हो जाएगा, ठीक है, पेट खराब हो जाएगा, डायरिया, ठीक है। और स्पेलिंग का छोड़िए ना, डायरिया लिख लीजिएगा, याद आ जाएगा आपको, ठीक है। वो वाला डायरिया मत लिख लीजिएगा देहाती तरह, डायरिया, ये वाला डायरी ना लिख लीजिएगा, ठीक है। डायरिया पूरे स्पेलिंग रहता है, ठीक है। अरे लिखिए देते हैं DAI, अरे का स्पेलिंग हो रहता था जी, हाँ ये है इसका स्पेलिंग, ठीक है, डायरिया हो जाएगा। अब तीसरा और आखिरी डी का है, इसमें क्या हुआ, इसमें चमड़ा खराब हुआ, इसमें क्या हुआ, तो इसमें पेट खराब हुआ, और इसमें क्या होगा, दिमाग में खराब हो जाएगा, मतलब डिमेंशिया हो जाएगा जी। डिमेंशिया का मतलब क्या होता है, भुलावे उलावे लगिएगा, ठीक है, याददाश्त उदास एकदम पगला जाएगा, कुछ नहीं याद रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे बुलाने लगिएगा, घर से निकलिएगा कि चाह रहे मंदिर और चल जाइएगा कहीं और, ठीक है, मंदिर जाने की जगह चल जाइएगा दुकान, तो ये सब गड़बड़ होने लगेगा। इसलिए B3 का कमी नहीं होने देना है, ठीक। चलिए B3 हो गया, और कहाँ जाना है, पूरा खानदानवा बताना ही पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तब वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन इस अच्छा अच्छा चीज़ बता दे रहे हैं, तो लाइक वाइक करके जाइएगा, ये नहीं कि ऐसे ही निकल गया, ठीक है। B5 को क्या बोलते हैं, हाँ इसका लंबा चौड़ा नाम था पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड, ये है B5, ठीक है। इससे कोई बहुत भयानक बीमारी नहीं होता है, इससे होगा बस थोड़ा बहुत आपको थकान हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, ठीक है, थकान हो जाएगा, और ये भी रेयर बात है, आसानी से इस विटामिन का कमी आपको होता नहीं है, रेयर है, ठीक है। अगला B6 है, B6 को क्या बोलते हैं, B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, ठीक, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। और इससे आपको क्या होगा, इससे अनीमिया हो जाएगा, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, ये सब होगा। B7 का अगर कमी होगा तो B7 को कहते हैं कहाँ, इसको कहते हैं बायोटीन, ठीक है, ये सब लिखिए। तो इससे क्या होगा, इससे भी चमड़ा का प्रॉब्लम होता है, डर्माटाइटिस होता है आपको, ठीक है, लेकिन ये इसका कमी जो है काफ़ी रेयर है। उसका साथ में आपका आता है B9 का प्यारा सा नाम है फोलिक एसिड, ठीक है। हैंड राइटिंग वहाँ पे मत जाइएगा जी, माल अच्छा दे रहे हैं। फोलिक एसिड की कमी से आपको अनीमिया टाइप का होता है। अनीमिया मतलब क्या होगा, कमजोरी वगैरह आने लगेगा, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल वगैरह कम हो जाता है, ठीक है। अब B12 होता है, इसका डेफिशिएंसी बहुत सारे लोग को हो जाता है, खासकर ऐसा लोग जो वेजिटेरियन फूड खाता है ना, क्योंकि B12 आमतौर पर नॉनवेज में ही आपको ज़्यादा मिलेगा, नॉनवेज में चाहे दूध में मिलेगा। तो जो लोग थोड़ा सा वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं उनमें अक्सर ये वाला प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, कोबालामीन कहते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारे लोग को ऐसा दिक्कत होता है कि फिर इसका इंजेक्शन वगैरह आपको लगवाना पड़ता है। तो इससे एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं क्या, परनीशियस अनीमिया, परनीशियस अनीमिया होता है इसके,
कमी से। अब ई जो परनीशियस एनीमा है, ये भी 10 बार आ चुका है एग्जाम में, बहुत बार आपका जेएसएससी इसको पूछा है, इसका फेवरेट सवाल में से, तो इसको भी बढ़िया से ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो विटामिन बी का पूरा फैमिली यहाँ पर खोल खाल के रख दिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है सो कौन खोजे हैं, इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किए। अगर आपको पता है तो अभी कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले आंसर आदमी हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को खोजा, ये कब खोजा, 1897 में, ठीक है। ये भी आपको साल भी याद रखना है। रदरफोर्ड जो है इसको किसके लिए जाना जाता है, तो ई आपका क्या खोजा, ई खोजिस न्यूक्लियस खोजिस, ठीक है। न्यूक्लियस जिस एक्सपेरिमेंट से खोजा उसको क्या कहते हैं, फिजिक्स वाला को पता होगा, इसको कहते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के तहत न्यूक्लियस का खोजकर्ता का नाम क्या था, रदरफोर्ड नाम का आदमी था, ठीक है। नील बोर, बोर किस क्या चीज़ के लिए खोजा, तो ये दिया प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम दिया। यानी इसके अनुसार कहना क्या था कि बीच में आपका जो है न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के बगले में प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस बीच में डेंस रहता है और उसका गोला गोला ऐसे ऐसे चक्कर काटते रहता है, कौन, सारा इलेक्ट्रॉन वालों लोग ऐसे गोल गोल घूमता है, जैसे बीच में सूरज होता है और सारा जो ग्रह है सूरज का चक्कर काटता है, उसी तरह एटम में भी सेम कहानी होता है, सिमिलर टाइप का चीज़ होता है, ठीक है। ये दिया था बोर, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना। अगला सवाल बहुत ही सिंपल सा है, इसमें से कौन सा एक रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। रिन्यूएबल मतलब ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है कि एक बार उसको खत्म कीजिएगा तो दोबारा वो फिर पैदा हो जाएगा, ठीक है। रक्त बीज टाइप का हाल होता है उसका। जैसे कोयला को एक बार में जलाए, काम खत्म हो गया, दोबारा से प्रकृति आपको कोयला बना के नहीं देगा, कोयला दोबारा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, ठीक है। जलाए, कहानी खत्म हो गया। लेकिन अगर सूरज का ऊर्जा है, एक बार आप यूज़ किए तो दोबारा फिर अगला दिन सूरज उगेगा, फिर वो ऊर्जा आएगा, ठीक है, फिर अगला दिन उगेगा, फिर आएगा, ठीक है। उसी तरह विंड एनर्जी, अगर विंड मिल से आप ले लिए तो ये रिन्यूएबल है, बार बार आते रहता है, ठीक है, ईजिली आते रहता है, कम समय में आते रहता है, ठीक है। तो इसमें से रिन्यूएबल कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में आमतौर पे कोयला का प्रयोग किया जाता है ऊर्जा बनाने के लिए, इससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। अब थर्मल पावर प्लांट जब यहाँ पर आया है तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछेगा। सबसे पहले आपको नाम याद रहना है, एनटीपीसी। तो बोले एनटीपीसी का ध्यान तो झारखंड में सबको रहता है, नहीं, एनटीपीसी विंध्याचल का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, विंध्याचल, एनटीपीसी विंध्याचल, ये कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में। अब इसका नाम काहे याद रखना है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। तो इसका एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आप लोगों को लगता है कि ऐसा रैंडम सवाल काहे आता है, क्योंकि इसका सबका रिलेशन होता है, ठीक है ना। उसके बाद झारखंड में बहुत सारा थर्मल पावर प्लांट है, सबसे ऊपर में आपका क्या आएगा, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, पतरातू। ये आपका कहाँ है, ये है आपका रामगढ़ में। अरे राइटिंग तो एकदम माशाल्लाह सुभान अल्लाह हो गया है। तो रामगढ़ में रहता है पतरातू, ठीक है। ये झारखंड का और इंडिया का दोनों का वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। और इसमें आपको याद रखना है कि सोवियत यूनियन जो है उसके मदद से इसको बनाया गया था, उसके साथ कोलैबोरेट करके, ठीक है। अच्छा, खत्म हो गया का, नहीं, इतना आसानी से खत्म होगा जी, अभी और बहुत सारी चीज़ जानना। क्या जानना है आपको, सबसे पहले आपको जानना है कि तेनू घाट, तेनू घाट कहाँ है, ये सब आपसे पूछेगा झारखंड वाले सेक्शन में, इसलिए यहाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ा दे रहे हैं। तेनू घाट में ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको बोकारो में, तेनू घाट स्टेशन। तेनू घाट स्टेशन जो है वो कोयला से चलता है और ये आपको चलाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है TVNL, ठीक है, तेनू घाट विद्युत निगम लिमिटेड, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपको मिलेगा बोकारो में, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना मैथन का, मैथन थर्मल पावर प्लांट, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा धनबाद में, ठीक ना, धनबाद में मिलेगा। और ये है का जॉइंट वेंचर है, किसके किसके बीच में, DVC प्लस टाटा पावर, ठीक है, DVC प्लस टाटा पावर, इन दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर है, कौन, मैथन थर्मल पावर स्टेशन का यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला आएगा परसिस्टेंट यूज़ ऑफ CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जब बहुत सारा इस्तेमाल होने लगेगा तो इसमें से कौन सा खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो खतरा क्या बढ़ेगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी कि ओजोन लेयर व तबाह होने लगेगा, ओजोन लेयर में छेद होने लगेगा। ये सब आप लोग किताब में बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन अब उससे हम थोड़ा आगे का ज्ञान आपको दे देते हैं। ये होता क्या है, तो CFC में जो है ना क्या निकलता है, क्लोरीन रेडिकल निकलता है, यानी कि क्लोरीन का आयन निकलता है बेसिकली, ठीक है। ई आयनवा क्या करता है ना कि ओजोन जो रहता है O3 इसके साथ रिएक्ट करके इसको बर्बाद कर देता है। तो इससे क्या बना, अंटार्कटिका में एगो ओजोन होल बनने लग गया था, ठीक है, जो कि अब धीरे धीरे ठीक हो गया है। इसको बैन कर दिया गया था, किसको, CFC को। बैन करने के लिए कब एक प्रोटोकॉल लाया गया था, प्रोटोकॉल का नाम आपसे बार बार पूछता है, ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। कमेंट में बताइएगा मॉन्ट्रियल जगह जो है किस देश में पड़ता है, ठीक है,
देखते कितना आप लोग पढ़ते हैं। तो ई आपको 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जिसके तहत क्या है, सीएफसी को फेज आउट किया गया, बैन नहीं किया गया। फेज आउट का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे हम उसका उपयोग जो है सो कम कर देंगे। उसके जगह पर अब क्या आया, उसका जगह कौन लिया, तो उसका जगह लिया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये उसका जगह ले लिया। तो इसका इसका फायदा क्या था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितना तेजी से क्लोरीन आयन निकाल करके इसको बर्बाद करता था ना, ये उतना तेजी से नहीं करता, ये थोड़ा कम धीरे धीरे करता है, मतलब धीरे धीरे करता है, ठीक है, ज़्यादा स्पीड में नहीं करता है। तो बोले अब इससे भी क्या फायदा हुआ जी, ये तो वो तो खराबे चीज़ है ना, ये तो स्लो पॉइजन टाइप का चीज़ हो गया। तो हाँ, तो इसको भी हटा दिया गया था। इसको हटा के क्या लाया गया, तो इसको लाया गया HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्या लाया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसमें क्या है, क्लोरीन है ये नहीं है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, कार्बन है। तो क्लोरीन वाला चीज़ है ये नहीं, तो क्लोरीन आयन वाला समस्या खत्म हो गया, तो ये पूरा ओजोन होल वाला समस्या खत्म हो गया। लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्या है, ये है एक ग्रीन हाउस गैस है। का चीज़ है, ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, तो ग्रीन हाउस गैस होता है ना कि जब सूरज का रोशनी धरती पड़ता है तो कुछ ऐसा गैस होता है जो इस रोशनी का गर्मी को सोख के अंदर रख लेता है, बाहर निकलने नहीं देता एटमॉस्फेयर के बाहर। वैसे गैस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है और ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। आगे आगे इसके ऊपर लेकर के सवाल आया हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है, रिवीजन कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अभी तक बताइए आपको रिवीजन कैसा लग रहा है, आपका बढ़िया रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सो बताइए। चलिए अगला सवाल क्या है, एको। एको जो है क्या चीज़ से होता है, एको से एकदम फेवरेट टॉपिक है जेएसएससी का, घूम फिर करके 10 तरीके से ये आपसे पूछबे करेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो एको को आपको ध्यान में रखना है कि ई जो है ना, साउंड का जब आपका रिफ्लेक्शन होता है ना, उससे एको होता है। एको मैंने क्या होता है, आवाज़ जो गूंजता है ना, तो आप लोग गुफा वगैरह में जाते होंगे या फिर आपका घर में भी जब सामान उमान जब हट जाता होगा तो एक एको होता है, आप कहीं आवाज़ आपका आता है, रिफ्लेक्ट होकर के आता है। तो ये सॉलिड सरफेस पे, जैसे यहाँ पर एक दीवार है, सॉलिड सरफेस पे साउंड का वेव गया, साउंड का वेव रिफ्लेक्ट होकर के आपका आवाज़ आप ही को सुनाई दे दिया, तो ये होता है एको, यानी कि आवाज़ गूंजना इसको कहते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो जेएसएससी बार बार आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि एको के लिए मिनिमम लोकेशन क्या है, तो ये है मिनिमम डिस्टेंस, तो ये है 17 मीटर, ठीक है। मिनिमम आप जो दीवारवा है ना, यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट से 17 मीटर का दूरी पर रहेंगे, बीच में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तब आपको एको सुनाई देगा, ठीक है। उसके बाद साउंड के बारे में, एयर में, पानी में और सॉलिड में, स्टील में बहुत बार पूछ देता है, ठीक है। तो एयर में रफली याद रखिए 340 मीटर पर सेकंड का स्पीड होता है साउंड का, यानी कि ध्वनि का। पानी में इसका रफली याद रखिए 1500 मीटर पर सेकंड। हम एग्जैक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन कितना सारा चीज़ दिमाग में घुसाइएगा, रफ याद रखिए तो मार दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। 5000 मीटर पर सेकंड आपको स्टील में मिलेगा, ठीक है। उसके साथ में एक और चीज़ याद रखिए, क्या याद रखिए, बहुत चीज़ याद रखवा रहे हैं तो हाँ रखना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसा है। तो साउंड में एक आता है इंफ्रासाउंड और दूसरा होता है अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड ऐसा साउंड होता है जिसका 20 हर्ट्ज से नीचे का फ्रीक्वेंसी रहेगा, यानी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, तो इसको कहेंगे इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड जो है सो एलिफेंट प्रोड्यूस करेगा, वेल प्रोड्यूस करेगा, है ना। एलिफेंट और वेल ये सब क्या प्रोड्यूस करता है, इंफ्रासाउंड को। इसका इस्तेमाल कुछ में होता है, इसका इस्तेमाल होता है वॉल्केनो और अर्थक्वेक, ये सब जो है इससे भी लो फ्रीक्वेंसी का वेव निकलते रहता है। तो अर्थक्वेक मॉनिटरिंग में और वॉल्केनिक एरप्शन के मॉनिटरिंग में इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल आपका होगा। अल्ट्रासाउंड को चाहिए होगा, अल्ट्रासाउंड इसका ऊपर हो जाएगा कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी होगा ना, इसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इसका इस्तेमाल कुछ में होगा तो इस सोनार में होगा, ठीक है। सोनार वो सोना वाला सोनार नहीं जी, ठीक है। सोनार जो होता है कि इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, सोनार का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मेडिकल इमेजिंग में होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे हमेशा अल्ट्रासाउंड से बच्चा वगैरह जिसको होना रहता है तो उन लोग का चेक किया जाता है। उसके बाद और किसी का अंदर में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गया, उन लोग को चेक करने के लिए शरीर के अंदर आपका इमेज किया जाता है, ठीक है। क्लीनिंग मशीन में भी यूज़ होता है, जैसे डेंटिस्ट लोग जो होता है ना, तो आपका दांत जैसे जब उसके ऊपर वो पीला पीला परत जब जम जाएगा ना, कड़ा कड़ा, तो उसको अल्ट्रासाउंड से यहाँ से भम करके से वाइब्रेट करेगा तो ये परत वह पट पट करके टूट के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसके इस्तेमाल में भी मेडिकल क्लीनिंग के लिए भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इंसान लोग का हियरिंग का रेंज का चीज़ है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि इतना तक इंसान सुन सकता है। इसके ना नीचे सुन सकेगा और इसके ना ऊपर सुन सकेगा। और जैसे जैसे हमारा जो है उम्र कम होते जाता है इंसान का, तो ये फ्रीक्वेंसी का जो लिमिट है ये भी नीचे आते चला जाएगा, ठीक है। धीरे 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 करके ड्रॉप हो जाएगा। फिर एक बार ज़्यादा बुढ़ा जाइएगा तो कुछ सुनना ही बंद हो जाएगा, फिर वही चिल्ला चिल्ला के सब आपका घर वाला आपको बोलेगा, ठीक ना। इसीलिए उससे पहले एग्जाम ले लीजिए। अभी तो एगो चचा देखे थे कि एकदम लग रहा था इतना चचा वाला उम्र में जॉब उब लिए हैं, ठीक है, जज्बक सलाम। लेकिन अब भाई 2-3 साल नौकरी करेंगे ऐसे ऐसे लोग, झारखंड सरकार की महिमा अपरंपार है। खैर
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन का है, छोड़िए ये सब में बहाने से का फ़ायदा जी। हाँ, ये ना गया कोर्ट केस का जजमेंट का बोलिएगा। किसका किसका हुआ, कोई है का कमेंट में बताइए। ऐसे आप लोग तो काहिले वीडियो देखिएगा जी, अब तो एकदम पार्टी हो रहा होगा भयानक वाला। बाकी लोग तो एकदम बमकल होगा कि अरे भाई हो गए सिलेक्शन सबके, का जवाब देवो घरवा में, कोर्ट केसवा तो हार गेल थी। चलिए खैर, इस सब का बुरा नहीं मानिएगा, दोनों तरफ का लोग मेरा अपना ही है, इसलिए हम किसी को नहीं बुरा बोल रहे हैं, सब मेरा अपना लोग है, सब झारखंडी अपना भाई भाई। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या भाई, फैट स्टोरेज। फैट स्टोरेज के लिए कौन सा टिश्यू का इस्तेमाल होता है, कौन सा टिश्यू जो है सो फैट स्टोरेज करता था। एडिपोज, एडिपोज, एडिपोज जैसे करके याद करना है कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपका फैट स्टोरेज होता है, ठीक है। फैट स्टोरेज से फ़ायदा क्या है भाई, इससे होता है शरीर का इंसुलेशन। जैसे भी ठंडवा में बहुत लोग को देखिए ना कि बहुत ठंडा लगता है, एकदम मर जाता है साला, एकदम बौरावे लगता है। और बहुत लोग को ठंडवा लग भी नहीं करता है, एकदम कड़कड़ा के भी ठंडा लग रहा है फिर भी ऐसे स्वेट शर्ट पहन के या फिर नॉर्मल टी शर्ट शर्ट पहन के घूमता है। तो वैसे लोग का होता है चर्बीदार होता है ससुर, खूब चर्बी एकदम जमा लिया अपना शरीरवा में, ठीक है। ये नॉर्मल शरीर, यहाँ चर्बी पूरा परत जमा ली इस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंसुलेशन होगा, यानी कि गर्मियाँ इसका शरीर का बाहर निकलवे नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे लोगों को गर्मियों में भी कड़कड़ा गर्मी लगता है, ठीक। तो इसका फ़ायदा है, नुकसान है, प्लस प्रोटेक्शन भी है। प्रोटेक्शन कैसे होता है एडिपोज टिश्यू से, भाई इतना चौड़ा चर्बी लगा दिया है, मुक्का मारिएगा तो पट से यहाँ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसका पूरा फोर्स हुआ, तो इन लोग चोट भी जल्दी नहीं लगता है ज़्यादा, ठीक है भाई, एक्टिंग करता है खाली। तो उसका हो गया कार्टिलेज। कार्टिलेज में क्या होगा, ये होता है फ्लेक्सिबल सपोर्ट देता है, यानी आपका जो ईयर है, जो आपका नोज़ है, इसमें का हड्डी के साथ साथ में कार्टिलेज जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू का होता है, ये पैकेजिंग टिश्यू होता है, यानी जो खाली जगह होता है उसको केवल भरने का काम होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं तो बहानाओं में हम भर गए तो फिर यहाँ पर हम 15 मिनट और आपका ले देंगे, इतना लंबा लेक्चर भी नहीं बनाना था हमको, वीडियो ही छोड़ देगा, बोलेगा अरे इतना लंबा हम ना पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं देखेगा कि कितना सारे चीज़ में हम डाल रहे हैं काम का, सो नहीं देखेगा। फॉलोइंग प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू फाइट डिजीज़, यानी कि डिजीज़ यानी कि बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने का काम इसमें से कौन करता था, वाइट ब्लड सेल एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। वाइट ब्लड सेल को हम और क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट, इसको लिम्फोसाइट कहेंगे। उसके साथ में आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसमें क्या है, ऑक्सीजन कैरी करता है डिसॉल्व करके, ठीक है। इसमें एंटीबॉडी वगैरह नहीं होता, इसमें होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किस में रहता है, रेड ब्लड सेल में, इसी की वजह से इसका रंग जो है सो लाल हो जाता है, ठीक है। चलिए, हालांकि मेन तो लाल होने का कारण ये भी है कि इसके अंदर क्या रहेगा, आयरन रहता है, तो आयरन वगैरह से पूरा लाल रहता है। प्लेटलेट्स जो है, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट का काम क्या रहेगा, तो इसमें क्लॉटिंग होता है, यानी खून जमने का काम होता है, थक्का जमने का। बोलेंगे खून जमना का है, जमता का है जी, तब मान लीजिए आपका हाथवा में थोड़ा सा कट लग गया ऐसे, ठीक है, सब्जी काट रहा था पूरा कट गया बीच में से, खून निकलेगा, पट पटाक पूरा खून निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो जिंदगी भर निकल जाएगा, पूरा शरीर में खून निकल जाएगा। तो ये क्या कहता है, प्लेटलेट फट से वहाँ पर आएगा और इसको जम जाएगा इसके आँखें में, एकदम कड़ा ऐसा पपड़ी ऐसा बना देगा, देखते हैं ना पपड़ी बनता है, तो इसी की वजह से बनता है, ठीक है। अब बहुत लोग में इसका भी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, विटामिन के का अगर जिसको कमी हो गया तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, ठीक है। यूनिट वाला सवाल बहुत आता है, इसको बढ़िया से 10-20 को यूनिट मिलेगा आपको लूसेंटवा में, उसको बढ़िया जाकर रट लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो बोलिएगा तो हम लोग भी इसका नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में, लेकिन बोलिएगा डिमांड बोलिएगा तब, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है का वो है एम्पियर, ठीक है। एम्पियर को ए से दिखाते हैं। वाट जो है, वाट किसका है, तो वाट लगा दीजिएगा, तो वाट होता है सो आपका पावर का होता है, ठीक है। पावर का यूनिट वाट होता है, इसको डब्ल्यूज दिखाइएगा। वोल्ट जो है पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का होगा, इसको भी से ही दिखाते हैं। कूलम जो है इसको सी से दिखाते हैं। ई का है इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है, चार्ज का, ठीक है। और कुछ कुछ ध्यान में रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जेएसएससी एग्जाम में दबा के पूछता है, ठीक है। तो क्या है, पास्कल जिसको पीए से दिखाते हैं, ये है आपका प्रेशर का, ठीक है, पास्कल है प्रेशर का। ओम जिसको ऐसे दिखाते हैं, ये वाला फॉर्मूला सिंबल बना के ओम, ठीक है। ई का है, तो ई है रेजिस्टेंस का ओम, सब याद रखिएगा, हम बस रिवाइज करवा दे रहे हैं। फिर है एक साइमेंस, साइमेंस या साइमन, इसको ऐसे दिखाते हैं, ये है कंडक्टेंस का, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है, इसका इन्वर्स कीजिएगा तो साइमेंस बनेगा, ठीक है। वेबर जो है जिसको डब्ल्यू बी से दिखाते हैं, ये का है मैग्नेटिक फ्लक्स का है, मैग्नेटिक फ्लक्स का है। उसके साथ में टेस्ला, टेस्ला किसका है, तो ये फ्लक्स डेंसिटी का, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसी का डेंसिटी जब निकालेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला है, ये सब लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए
अगला बढ़ते हैं। अगला क्या है, ट्विंकलिंग स्टार यानी तारा जब टिमटिमाता है ये किस कारण से होता है, कौन एक्सप्लेन करेगा। तो ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन होता क्या है, जब लाइट निकलता है एक मीडियम से दूसरा मीडियम में, ठीक है, मान लीजिए ये रेयर मीडियम है, डेंस मीडियम है, तो यहाँ से आने से क्या होता है कि ये मुड़ जाता है। ठीक है, ये ऐसे करके मुड़ेगा, सीधा सीधा नहीं जाएगा, तो इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आपको रिफ्रैक्शन को उतना डीप में नहीं जाना, बस रटने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आपको करना है। उसी के साथ में स्कैटरिंग होता क्या है, स्कैटरिंग की वजह से आपका आसमान जो आपका नीला दिखता है, ब्लू दिखता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, रेनबो जो आपका बनता है, इंद्रधनुष बनता है, तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है डिस्पर्सन भी होगा, उसमें रिफ्रैक्शन भी होगा, और उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा। ये तीनों चीज़ जब होगा तब आपको रेनबो यानी इंद्रधनुष देखने के लिए मिलता है। और डायमंड यानी हीरा जब चमकता है तो उसका मेन कारण क्या होता है, इसका मेन कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बैच तो है नहीं, ये है क्या, ये है रिवीजन का क्लास है। ठीक है, तो ये आपको जाकर अलग से रिवाइज करना पड़ेगा। हम अपने हिसाब से आपको बस बताते चले जा रहे हैं ताकि आपका दिमाग में सब रिकॉल होता चला जाए। ठीक ना। अगला, आयरन में, लोहा में जब हम जिंक का परत लगा देते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वनाइजेशन। क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन। आप लोग बहुत बार सुने होंगे गैल्वनाइज्ड स्टील। ठीक है, आजकल जो घर बनता है तो ज़्यादा अमीर लोग का, बढ़िया एडवांस लोग का जब घर बनेगा ना, तो जो छड़वा होता है वो गैल्वनाइज वाला छड़ यूज़ किया जाता है वहाँ पर के, ताकि आज ईजिली उसमें से जंग ना लगे। ठीक है, बाकी नॉर्मल आदमी लोग को तो ये सब पता ही नहीं रहता है, नॉर्मल छड़ लेता है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके पेंट मार देता है, बोल देता है गैल्वनाइज्ड है। ठीक है, पैसों बढ़ा के ले लेता है और आदमी उतना समझ भी नहीं करता ये सब चीज़। ठीक है, तो आप लोग ये सब देख समझ के करिएगा, जब आगे चल के बन जाइएगा ना, एक्साइज उक्साइज में घुसिएगा तब तो पैसा कमाइबे करिएगा इधर उधर से, मेरा बोलने से थोड़े रुक जाइएगा। चलिए, अलॉइंग का मतलब क्या होता है, अलॉइंग का होता है जब दो अलग अलग मेटल को मिलाते हैं ना हम लोग, तब होता है अलॉय। ठीक, ब्लीचिंग मतलब क्या होता है, ब्लीचिंग होता है कि ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके जब किसी चीज़ को हम सफ़ेदी को बढ़ाते हैं तब वो होता है ब्लीचिंग। ठीक, लुब्रिकेशन से तो बस फ्रिक्शन कम होता है, यानी दो सरफेस है, एक सरफेस है एक दूसरा है, मान लीजिए एक गियर है दूसरा गियर है, दोनों आपस में जब रगड़ खा रहा है तो इसके बीच में जब आप लुब्रिकेशन कर देंगे, कुछ लुब्रिकेंट डाल देंगे तो दोनों स्मूथली घूमेगा, इसको लुब्रिकेशन कहता है। मेन जो एग्जाम में आपका सवाल आएगा ना, इससे ब्लड पट चीज़ से नहीं आएगा, मेन आपसे पूछेगा कि आपको दे देगा अलॉय का नाम दे देगा, इसमें अलॉय आया है तो थोड़ा सा अलॉय का रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ब्रास, ब्रास क्या क्या होता है जी, तो एक कॉपर में जिंक मिलाइए तब बनेगा ब्रास, ये सब लिखिए, नोट डाउन कीजिए ना तो रिवाइज कीजिए। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर में जब टीन मिलाएंगे, टीन, तब ये बनेगा ब्रॉन्ज। उसी में स्टील, स्टील क्या होगा, तो स्टील होगा आयरन में मिला देंगे, कार्बन मिला देंगे, उसी की तरह आपका स्टेनलेस स्टील होगा। स्टेनलेस स्टील में क्या होगा ना, आयरन और कार्बन तो मिलाइबे करेंगे, उसके साथ में थोड़ा सा निकल भी मिलाएंगे, तब बनेगा स्टेनलेस स्टील, यानी जिसमें जंग इजीली नहीं लगता है। उसके साथ में एक आपका डूर एलुमिन, ड्यूर एलुमिन या डूर एलुमिन, जैसे याद रखना रखिए। इसमें एल्युमिनियम में क्या मिलाइएगा, कॉपर मिलाइएगा तो ई बनेगा। ठीक है, फिर होता है सोल्डर, सोल्डिंग वगैरह जो होता है ना, तो सोल्डिंग आयरन का जो मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, लेड होता है और टीन होता है। ठीक है, तो ये सब हैवी मेटल है, लेड। ठीक है, सोल्डर वोल्डर अगर घर में बच्चा उच्चा कभी गलती से निकल जाए तो उसका डॉक्टर के पास लेकर के जाएगा, क्योंकि लेड वेट जो है शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, और जो लोग इसका काम भी करते हैं उन लोग भी थोड़ा सा केयरफुल रहा कीजिए। और फाइनली जो आपका 100 बार भी आ चुका है, आगे भी आएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं, जर्मन सिल्वर। ठीक है, ये होता क्या है, ये ऐसा चीज़ है कि इसका नाम में सिल्वर है लेकिन इसके अंदर सिल्वर रह भी नहीं करता है, इसमें रहता है कॉपर, जिंक और निकल रहेगा, ये तीनों जब मिलाएगा तो जर्मन सिल्वर बनेगा। और याद रखना है आपका ऑप्शन में सिल्वर आपको जरूर मिलेगा, और बोका आदमी लोग सब साला सिल्वर मार करके आएगा, मूर्ख चपाट जैसा। सिल्वर इसमें नहीं होता, इस चीज़ को याद रखिएगा, स्टार मारिए 10 बार और इसको याद रखिए। ठीक है, अभी 10 बार याद कीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। ये सब फालतू क्वेश्चन में गलती करके नहीं आना, ये सब बचवा वाला सवाल है, 100 बार आ चुका है इधर उधर के एग्जाम में, एसएससी रेलवे में, ये सब सवाल गलती करके नहीं आना है गलती से भी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, क्योंकि मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होता है हम लोग तुरंत पढ़ लिए थे बहुत पहले। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन पहले, तो दोबारा हम लोग पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक चीज़ हम आपको नया बताएंगे, क्या बताएंगे, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये क्या होता है जी। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्म जो करता है ना धरती को, अलग अलग गैसेस, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मान लीजिए आपके पास 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और मान लीजिए 1 लीटर मीथेन है, तो अगर ई धरती को 1 यूनिट गर्म करता है तो मीथेन कितना यूनिट गर्म कर लेगा, मान लीजिए 4 यूनिट
कर लेगा इसके कंपैरिजन में, तो इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अब इतना आपसे पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा का ना कि इसमें से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के हिसाब से सबसे खतरनाक गैस कौन है, ऐसे करके आपको सजाने दे देगा। तो सबसे खतरनाक क्या है, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। उसके नीचे आता है आपका CFC या फिर HFC आता है। उसके बाद आएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड आएगा, उसके बाद आएगा मीथेन आएगा, और आखिरी में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको इतना गाली पड़ता है लेकिन ये उतना खतरनाक है नहीं, हालांकि इसका क्वांटिटी बहुत अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बदनाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, इससे भी बहुत सवाल आएगा आपका कि किस डिवाइस का इस्तेमाल क्या चीज़ को नापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस कितना दूर आप चले उसको नापने के लिए कची का इस्तेमाल कीजिएगा, तो ये होगा आपका ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर से आप ये नापते हैं, आपका घड़िया में लगा होगा, बहुत सारा पुराने लोग में रहता था कि गोला गोला ऐसे ऐसे घूम घूम के आगे जाता था, चकवा जब पीछे कर देंगे ना तो इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल दिखा रहा है वो भी कम कर देता था, ठीक है। तो ये होता है डिस्टेंस ट्रैवल की, टोटल गाड़ी कितना दूर चल लिया वो ओडोमीटर में आपको पता चलता है। स्पीडोमीटर में क्या पता चलता है कि अभी करेंटली आपका स्पीड कितना में आप गाड़ी चला रहे हैं या आप खुद दौड़ रहे हैं, वो होता है स्पीडोमीटर से नापते हैं। बैरोमीटर से क्या होगा, बैरोमीटर से आपका एयर का प्रेशर यानी हवा का जो प्रेशर होता है वो नापा जाता है, ठीक है। उसके बाद डिस्टोमीटर, ये सब फालतू चीज़ है, मेन आप समझिए, हम थोड़ा थोड़ा आपको समझा देते हैं। सीस्मोग्राफ, ये सब लिखिए, सीस्मोग्राफ, इससे क्या होता है, इससे अर्थक्वेक यानी कि भूकंप को नापा जाता है सीस्मोग्राफ से। फिर होता है एक एनेमोमीटर, ये भी बहुत बार आया है JSSC में। तो एनेमोमीटर क्या होता है, इससे हवा की गति विंड स्पीड नापा जाता है, ठीक है, विंड स्पीड। फिर आपका आता है एक हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर ये क्या होता है जी, तो इससे ह्यूमिडिटी नापा जाता है यानी कि ऊष्मा को नापा जाता है इससे। फिर आता है कि लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से आपका दूध का प्योरिटी नापा जाएगा कि कितना प्योर दूध है, ठीक है। तो दूध देने वाला जो लोग आता है उसके सामने लेके बैठ जाइएगा, तो अगला दिन दूध देना बंद कर देगा, बोलेगा नहीं आप लोग चीटिंग करते हैं, हम लोग डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, हम लोग थोड़ा पानी मिलाएंगे। फिर एक अगला होता है पायरोमीटर। पायरोमीटर का होता है बहुत हाई टेम्परेचर जब नापना है ना, जैसे मान लीजिए कि ज्वालामुखी का टेम्परेचर कितना है, या फिर मान लीजिए एक मेटल को आप पिघला रहे हैं, लोहा पिघला रहे हैं, बहुत हाई डिग्री सेल्सियस है, तो उसको कैसे नापिएगा, उसमें थर्मामीटर वा डाल दीजिएगा, तो क्या होगा, थर्मोमीटर वो पिघल के खत्म हो जाएगा, तो कहाँ से पता चलेगा रीडिंग। तो उसके लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो दूर से ही आपको नाप करके बता देता है कि हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है मामला, 1600 डिग्री सेल्सियस चल रहा है मालिक, बहुत हाई टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। कमेंट में कीजिए कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये कमेंट में बताइए। चलिए अगला सवाल क्या है, हम लोग ऊपर पढ़ लिए इसलिए ज़्यादा टाइम इसमें न लगाएंगे। मिल्क का सैंपल का प्योरिटी नापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये है आपका अगला सवाल। देखिए बैक टू बैक एक के टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो इसको बढ़िया से रट लीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है, आयोडीन की कमी से इनमें से कौन सा बीमारी होता है। बचपन से आप लोग 10 बार इसको रटते के लिए चले आ रहे हैं। तो इसका बीमारी क्या होता है, देहातिया लोग इसको बोलेगा थायराइड की बीमारी हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। थायराइड कोई बीमारी ना है, थायराइड तो आपका ग्लैंड है, ठीक है। ये क्या है, ये एक ग्लैंड है, कोई बीमारी नहीं है। बीमारी का नाम होता है ग्वाइटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ग्वाइटर। इसमें क्या है, जो थायराइड ग्लैंड है आपका स्वेल कर जाता है, ठीक है, यानी सूजन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। और भी तरह तरह की चीज़ होता है, तो हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके साथ में हाइपोकलेमिया, ठीक है, हाइपोकलेमिया या हाइपोकलेमिया जैसे याद रखना रखिए। इसका मतलब क्या होता है भाई, तो इसमें क्या है, शरीर में पोटेशियम का कमी हो जाता है, ठीक है। पोटेशियम आयंस का कमी या पोटेशियम का शरीर में कमी हो जाता है, लो पोटेशियम, ठीक है। तो ये होता है। पोटेशियम का बहुत बड़ा अच्छा सोर्स क्या है आपका, बनाना हो गया। उसके साथ में आपका नारियल पानी वगैरह में भी आपको पोटेशियम बढ़िया मात्रा में मिलेगा, ठीक। गर्मी के दिन में ये वाला प्रॉब्लम बहुत लोग झेले होंगे। नाइट ब्लाइंडनेस पे हम लोग बहुत कहानी झेल चुके हैं। हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस में एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जो रॉड सेल होता है वो कमज़ोर हो जाता है। आँख में रॉड सेल और कोन सेल रहता है, तो रॉड सेल कमज़ोर हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस में, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, डायरेक्शन और स्पीड नापना है अगर आपको अंडर वाटर ऑब्जेक्ट का, यानी पानी के नीचे अगर आपको डायरेक्शन स्पीड नापना है सामान का, तो कैसे नापिएगा, तो ये नापिएगा आप सोनार की मदद से। सोनार, अब सोनार होता क्या है, सोनार क्या होता है ना कि साउंड का वेव है वो आपका छोड़ा जाएगा, हम लोग पहले ही देख चुके हैं, और वो जब टकरा के वापस आएगा ना, तो इसी से मैपिंग होता है कि कितना देर में वापस आया, तो इससे आपको डिस्टेंस पता चल गया और किस तरीके से वापस आया, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, क्या हुआ, इससे आपको उसका और भी चीज़, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चलेगा, किस मेटल किस मटेरियल वगैरह का है ये सब भी जानकारी आप ले सकते हैं अगर आपके पास एडवांस सोनार है तो, ठीक। चलिए हाइड्रोमीटर, अच्छा हाइड्रोमीटर ऊपर छूट गया था ना। हाइड्रोमीटर इससे क्या होता है, इससे होता है आपका लिक्विड का डेंसिटी नापा जाता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है।
स्पीडोमीटर देख चुके हैं हम लोग। सिलिकॉन डायोड क्या होता है? डायोड कुछ नहीं, आपका जो सिलिकॉन डायोड, अच्छा ये तो ज़्यादा डीप टॉपिक हो जाएगा। डायोड के बारे में बस इतना जानिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसी कोई मेजर करने वाला चीज़ नहीं है। इसी का एक एडवांस वर्जन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं, एलईडी, जिससे आप लोग अभी लाइट वगैरह जला रहे हैं या फिर आपका स्क्रीन भी इससे पावर होता है, ठीक है। पावर क्या होता है? मतलब स्क्रीन में डिस्प्ले होता है। अगला क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है? तो ये होगा आपके राइबोसोम में। अच्छा, कोशिका नहीं बोलते उसको, अरे जो भी हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में हम बोल रहे हैं सेल। सेल के अंदर राइबोसोम में आपका प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। लाइजोसोम में क्या होता है? लाइजोसोम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये भी एग्जाम में आया हुआ, जेएसएससी में आया हुआ सवाल है। सुसाइडल बैग इसको कहा जाता है, यानी इसमें क्या है, सेल का डाइजेशन होता है, क्लीन अप होता है, यानी जो भी डेड पार्ट होगा उसका, उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। रिसाइकल होगा, क्लीन कर दिया जाएगा उसको, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल आपको प्लांट में देखने के लिए सिर्फ प्लांट में मिलता है, एनिमल सेल में आपको ही एब्सेंट रहेगा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट में होता है पिगमेंट, पिगमेंट स्टोर करता है, और इससे क्या आता है? पिगमेंट से आता है आपका कलर आता है, रंग आता है, ठीक है। तो पिगमेंट स्टोर करने का जगह होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो, ठीक है। एक हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी पढ़े थे स्टार्टिंग में, ठीक है। वो क्या था? क्लोरोफिल वाला चीज़ था, ठीक है। अगला क्या है? आखिरी सवाल है, अर्थन पॉट यानी मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें पानी रखने से वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। ये किस वजह से होता है? इसका कारण क्या होता है जी? कहाँ गया रे? हाँ, ये इवापोरेशन की वजह से होता है, ठीक है। इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण से आपका होता है। क्यों होता है? क्योंकि सरफेस पे जब पानी धीरे धीरे करके जम जाता है ना, जैसे ये घड़ा है, घड़ा में आप रख दिए पानी, तो इसमें क्या होता है? हल्का 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 छेद होता है। तो पनिया क्या होता है? एकदम थोड़ा थोड़ा रिश्ता, एकदम थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, एकदम हल्का 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 ऐसे बूंद बनेगा, अभी इवापोरेट होने लगेगा। जब भी पानी इवापोरेट होता है ना, तो अपने आसपास के वातावरण को ही ठंडा कर देता है, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि ये जो अंदर वाला पूरा पनिया ये पूरा ठंडा हो जाता है, मस्त। इवापोरेशन जो है इससे ठंडक आता है। और इवापोरेशन किस किस चीज़ से बढ़ता है? इवापोरेशन अगर आपको बढ़ाना है तो आप क्या बढ़ाएंगे? आप सबसे पहले बढ़ाएंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। और विंड स्पीड, हवा की गति जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपका इवापोरेशन रहेगा। उसके साथ में एक और फैक्टर होता है ह्यूमिडिटी का। बाहर का ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन स्लो डाउन कर जाता है, ठीक है। उसके साथ में और कुछ टर्म आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, एक मेम्ब्रेन में यानी कि एक झिल्ली में, जब झिल्ली के आर पार कोई एक लिक्विड ट्रैवल करता है या कोई एक सॉलिड या एक गैस ट्रैवल करता है, सॉलिड तो नहीं कर पाएगा, लिक्विड या गैस जब ट्रैवल करता है तो इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। इसी का एक तरीका होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जाना चाहिए था, इसका उल्टा जब होने लगता है तब हम लोग उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसके लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है, और इसी का इस्तेमाल क्या होता है? आरओ फिल्टर वगैरह में भी होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल होता है। और ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन से वाटर का लॉस होता है, किसमें? पौधों में, प्लांट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा आपको चीज़ समझा दिए, 20 के 20 सवाल हम लोग देख लिए, जो कि आया हुआ सवाल है सब PYQ। अब इस क्वेश्चन का PDF अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस टेलीग्राम में जाइए, एग्जाम क्लस्टर झारखंड का टेलीग्राम होगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज पे व्हाट्सएप भी कर लीजिएगा, उससे आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में और जानकारी मिल जाएगा। अगर आपको लेक्चर बढ़िया लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग आगे चल के फिर इसका इंडिया GK, झारखंड GK सब कर लें, मैथ्स वगैरह कर लें, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट भी हम लोग लगातार धुआंधार तरीके से करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में तैयारी में कोई भी कमी आपके ना छूटे। और टेस्ट सीरीज़ में इनरोल करके टेस्ट दे करके देखिए आपका तैयारी का लेवल अभी क्या है, और इसको इम्प्रूव करते हुए चलिए।